हेलो बच्चों, आज हम एक और पॉडकास्ट लेकर के आए हैं आपके साथ। इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है, आप लोगों को पता है 18 मार्च को। और बनीश सर, सबसे पहले आपका स्वागत है आज हमारे इस पॉडकास्ट में। और स्टूडेंट्स को सबसे पहले अपने इकोनॉमिक्स को पढ़ाने के बारे में थोड़े से अनुभव के बारे में बताइए सर प्लीज़। सर, मेरे को एज ए पीजीडी इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए लगभग 12 साल हो गए हैं जी। और मैंने इससे पहले सेंट मार्क्स स्कूल में 3 साल तक पढ़ाया और अभी मैं बागपत सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल के अंदर पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मेरे को 3 साल कंप्लीट हो गया और मेरे को ये 4th ईयर है। और एकेजी में मेरे को पढ़ाते हुए लगभग 7 साल पूरे हो चुके हैं। और जी सर। ठीक है सर, ने अपने बारे में थोड़ा सा कम बताया, तो मैं आपको बता दूँ सर की और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। सर जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रह चुके हैं और सीबीएसई के अंदर भी सर ने जॉब करी है कुछ समय के लिए। और उसके बाद अभी यूपीएससी एस्पिरेंट है और साथ साथ इकोनॉमिक्स की सर्विसेज हमारे यहाँ पर दे रहे हैं टीचिंग में। तो सर एक ये बताइए, इको जो है बच्चों को ना बड़ा कठिन लगता है, तो आपके हिसाब से इको किस तरीके का सब्जेक्ट है बेसिकली? सर, इकोनॉमिक्स मेरे हिसाब से थोड़ा लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि जो बच्चा अपने आसपास इन्वायरमेंट में चीज़ों को देख रहा है उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर और बुक से जो कंसेप्ट है उससे अगर कनेक्ट करेगा चीज़ों को तो ज़्यादा आसानी से सीख पाएगा। लेकिन अगर चीज़ों को रटने की कोशिश करेगा तो उसको जल्दी भूल भी जाएगा और प्लस वो केवल इतना ही समझ पाएगा कि वो अपने आप को समझा सके। जब उसको शो करने का नंबर आएगा तो शायद उसको ठीक से एक्सप्लेन ना कर पाए। मतलब रटने का सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, तो लर्निंग बाय डूइंग का मतलब ये है कि जो वो आसपास अपने एनवायरनमेंट में, क्योंकि इकोनॉमिक्स मतलब जो आपके आसपास चीज़ें हो रही है ना, तो अगर आप अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर इकोनॉमिक्स से कनेक्ट करेंगे, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मैं बात करूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन सच ए मैनर दैट द नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल फॉर प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन। मतलब जो हमारे आसपास पेड़ पौधे पानी है, हम उनको इस तरीके से यूज़ करें कि वो हमारे लिए भी बचा रहे, आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा रहे। तो अगर वो इन चीज़ों को अपने आसपास की चीज़ों से कनेक्ट कर पड़ेगा इकोनॉमिक्स को, तो वो लंबे समय तक चीज़ों को याद भी रख पाएगा और आने वाली जनरेशन को और अपने आप को ठीक से समझा भी पाएगा। जी बिल्कुल सही बात बोलिए सर। अच्छा ये बताइए, अभी जैसे 18 मार्च 2026 को भी इकोनॉमिक्स का पेपर है। यस सर। और आज लगभग 12 मार्च है और 5 से 6 दिन, लगभग 6 से 7 दिन बचे हैं। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स को किन चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस टाइम पर? सर, सबसे ज़्यादा फोकस तो बच्चे को जो अब तक उसने अपने की नोट्स बनाए हैं, प्लस जिन बुक्स को अब तक पढ़ता हुआ आ रहा है और जिन चीज़ों को उसने पॉइंट टू पॉइंट अंडरलाइन किया है, केवल उन्हीं चीज़ों को बार बार उसको रिपीट करे। प्लस मैं ये भी बोलूँगा कि जितने भी अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो अरिहंत का हो चाहे वो ओसवाल का हो, जिस भी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करता हुआ आ रहा है अब तक, उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करे और उन चीज़ों को जो ईयर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, जो नेम्स हैं, उनको बार बार प्रैक्टिस करें। और इकोनॉमिक्स में टोटल अब तक जो डायग्राम्स की मैं बात करूँ, लगभग 15 डायग्राम हैं। उन डायग्राम्स की अगर वो ठीक से प्रिपरेशन कर लेगा बच्चा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इकोनॉमिक्स के लगभग सभी कंसेप्ट्स को कवर कर पाएगा। मतलब जो पूरे साल रिवीजन करा है, PYQs करे हैं, क्लास नोट्स हैं, उन्हीं को गो थ्रू करना है बस, और एडिशनल कुछ नहीं पढ़ना है इसके अलावा। चलिए ठीक है। तो बच्चों, आपको पता हो कि 7 दिन अभी जैसे बचे हुए हैं, तो 7 दिन में प्रिपरेशन का यही तरीका है या सर कुछ और भी इसमें आप ऐड करना चाहेंगे? जो है सर, मेरा मानना है कि इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको PYQ की हेल्प से उन सब टॉपिक्स को भी कवर करना पड़ेगा जिनको CBSE फ्रिक्वेंटली पूछता आ रहा है। जैसे मैं बात करूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में सर टोटल 12 चैप्टर्स हैं जी। और उन 12 चैप्टर्स में से चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है स्टॉक एंड फ्लो। ये क्वेश्चन CBSE का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और एग्जाम में 4 मार्क्स का आने आना है। चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स, ये चैप्टर पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है। अगर बच्चा इसके फॉर्मूलेस को पढ़कर ठीक से समझकर चला जाए तो एक 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स वहाँ से पक्का हो जाता है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर से फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम, इंटरमीडिएट गुड्स, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, तो इस तरीके से इन सभी चैप्टर्स के अंदर ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो CBSE हर साल बच्चों से पूछता हुआ आ रहा है। तो बच्चा इन क्वेश्चंस को अगर अपने लेवल पर गो थ्रू करे PYQ की हेल्प से और उन क्वेश्चंस को टिक कर अगर PYQ में से पढ़ेगा, तो मुझे लगता है कि वो अच्छे से सब्जेक्ट को कवर कर पाएगा, कम समय में अच्छे से कर पाएगा। अच्छा सर, इकोनॉमिक्स जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं कि समझते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है। हमारे पास भी जैसे इंक्वायरी आती है और मुझे भी ऐसा ही लगता है, बट मुझे पता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं।
तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस, ग्राफ वाले क्वेश्चंस को या डायग्राम्स को करने का क्या तरीका है, कैसे करेगा, कौन कौन से किस तरीके से प्रैक्टिस करें इनके लिए सर? सर इकोनॉमिक्स में जितने भी डायग्राम्स हैं वो थ्योरी बेस्ड है, मतलब अगर आपको थ्योरी वाला कंसेप्ट नहीं आता है तो आप उसके बेस पर लाइंस को या फिर उस डायग्राम को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चे को अपनी NCERT बुक या फिर वो जिस भी प्राइवेट ऑथर की बुक को रेफर कर रहा है वो उस बुक को पढ़ने के बाद उस बुक की हेल्प से डायग्राम बनाए, चाहे वो एक्सिस डिमांड डेफिसिट डिमांड का हो, चाहे वो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का डायग्राम हो, चाहे वो मल्टीप्लायर का डायग्राम हो। तो जब तक बच्चे की थियोरेटिकल नॉलेज ठीक नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चा तब तक अपने डायग्राम को ठीक तरीके से शो नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले वो अपनी थ्योरी को कंप्लीट करे एंड देन फिर वो डायग्राम्स के ऊपर जाए, और डायग्राम को 3-3 4-4 बार बना कर देखे, खाली देखने से नहीं होगा वो। अच्छा, हमारा 3-4 बार प्रैक्टिस करे बच्चे। हाँ, इसी बात है, यही होता है। अच्छा ये बताइए सर, इकोनॉमिक्स में जैसे क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें आंसर राइटिंग का सही तरीका क्या होता है, प्रेजेंटेशन का सही तरीका क्या होता है? सर अभी इस बार जैसे कि सभी बच्चों को पता ही होगा कि CBSE ने 12th क्लास की बोर्ड कॉपी चेकिंग का थोड़ा पैटर्न चेंज किया है। पहले जितनी भी आंसर शीट चेक होती थी वो मैनुअली होती थी, अब ऑनलाइन स्क्रीन, ऑनलाइन OMS फॉर्म में उसको दे दिया है। और वो मैंने 5 सीट CBSE ने जो सभी टीचर्स को, PGT टीचर्स को, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स को एज ए सैम्पल दिया था। तो मैंने उसमें ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि हर क्वेश्चन का आंसर, चाहे 3 मार्कर हो, 4 मार्कर हो, 6 मार्कर हो, उन क्वेश्चंस का आंसर बच्चा स्टेप बाय स्टेप देने की कोशिश करे, ना कि पूरा एक ग्राफ। मान लीजिए कि आपने पूरा एक पेज भर दिया लेकिन उसमें एक भी लाइन नहीं छोड़ी, है ना, और आपने सोचा कि मैं पूरा एक एसे टाइप लिख देता हूँ और मेरे पूरे मार्क्स आ जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। बच्चे को ये करना है कि हाँ मेरा ये सेंटेंस अगर 4 लाइन में कंप्लीट हो गया तो मेरे को 5वीं लाइन को स्किप कर 6 लाइन से उसके बारे में लिखना है, ताकि जब वो एक्सटर्नल जो भी आपका पेपर चेक करेगा तो उसको पता लग जाए कि एक स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टेप यहाँ कंप्लीट हो गया, थर्ड स्टेप यहाँ कंप्लीट हो गया। क्योंकि CBSE ने जो अभी ये सिस्टम बनाया है, ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम, तो इसके अंदर टीचर्स को एक गाइडलाइन दी गई है कि जितने भी मार्क्स आप अलॉट करेंगे, जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैंने जब कॉपी चेक करी थी उसमें लिखा था 3/3, इसका मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर 3 स्टेप्स में ही आना चाहिए। तो अगर बच्चा ऐसे टाइप में आंसर लिखने की कोशिश करेगा तो वो एक ही स्टेप माना जाएगा, मार्क्स एक ही ला पाएगा बच्चा। और अगर उसको उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप अगर करेगा तो उसमें मार्क्स नहीं। ये बहुत अच्छी बात बताई। अभी देखो जो गाइडलाइंस है वो टीचर्स के पास तो गाइडलाइंस है, बट स्टूडेंट्स के पास अभी तक गाइडलाइंस नहीं है कि उस गाइडलाइंस के रिस्पेक्ट्स में किस तरीके से पेपर को करना है। तो ये सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करने हैं, जो क्वेश्चन कितने मार्क्स का उसमें कितने स्टेप्स होने चाहिए, और चेकिंग का पैटर्न, क्योंकि चेकिंग तो ही नहीं करनी है तो बच्चा उस कंडीशन को फुलफिल करे। लेकिन बच्चे के पास इस चीज़ की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, ये तो पता है कि उसको एग्ज़ाम बेसिकली ऑनलाइन होएगा टेस्ट चेक, लेकिन ये नहीं पता कि करना कैसे है। चलिए, थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा ये बताइए सर, स्टूडेंट्स को सैम्पल पेपर कैसे करें या PYQ कैसे करें? अभी जैसे 7 डेज बचे हुए, कुछ बच्चे सोच रहे हैं अभी भी कि चैप्टर वाइज ही हम पढ़ ले कर ले, कुछ स्टूडेंट्स अभी भी सोच रहे हैं कि एक बार सर हमें फिर से पूरा का पूरा कोर्स करवा दे। तो सैम्पल पेपर या PYQ कैसे करें, किस तरीके से सबसे बेस्ट वे जो है इस टाइम? सर सबसे पहले तो बच्चे को आज यानी कि और कल 2 दिन के अंदर अपनी दोनों बुक्स को अच्छे से रिवाइज़ कर लेना चाहिए। रिवाइज़ करने के बाद जो जो उसके सेक्शंस उसके स्ट्रॉन्ग हैं उन सेक्शंस को साइड में रखकर जो उसके वीक हैं उन सेक्शंस को उसने हालांकि हाईलाइट कर रखा होगा, नहीं किया है तो इन 2 दिन के अंदर वो उन टॉपिक्स को हाईलाइट करे, उन टॉपिक्स को उस बुक में से पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़े एंड देन फिर वो PYQs के अंदर जाकर सभी क्वेश्चंस को केवल पेंसिल हाथ में लेकर, ये नहीं कि उसको लिख कर देखने का समय अब नहीं है उसके पास, केवल वो उन चीज़ों को PYQ की हेल्प से पढ़े। और रही सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बाद, तो सैम्पल पेपर वो लास्ट वाले डे या लास्ट से 1 दिन पहले वो अपने 3-4 सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करे, और सॉल्व करने के बाद वो ये देखे कि मैं टाइम मैनेज कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। 3 घंटे के अंदर अगर मैं 2 घंटे 30 मिनट में, 2 घंटे 40 मिनट में अगर उस सैम्पल पेपर को सॉल्व कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं एकदम ठीक कंडीशन में आ गया हूँ। तो सबसे पहले मेरा कहना ये है कि सबसे पहले बच्चा अपनी इन 2 दिन के अंदर, आज और कल के अंदर, दोनों बुक्स को कंप्लीट करे एंड देन उसके बाद वो PYQ के ऊपर जाए, और PYQ के बाद फिर वो सैम्पल पेपर के लिए जाए, जिससे उसका बुक की हेल्प से सैम्पल पेपर हो गया, PYQ की हेल्प से उसको बोर्ड के क्वेश्चन पूछने का मेथड पता लग गया, और सैम्पल पेपर की हेल्प से उसका टाइम मैनेजमेंट हो गया। ये रिवीजन का सबसे इफेक्टिव तरीका है फिलहाल इन 7 डेज के लिए। बिल्कुल सर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। अच्छा एक चीज़ बताइए सर, बोर्ड में ज़्यादातर बच्चे, जैसे आप कॉपीज़ भी चेक करते हैं बोर्ड की, ज़्यादातर बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं बोर्ड एग्जाम में? सर ज़्यादातर बच्चों की गलती अब तक जो मैंने देखी है वो ये है कि वो क्वेश्चंस को रैंडमली, यानी कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 17, फिर क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गया, फिर क्वेश्चन नंबर 34 पर चला गया। ऐसे जंप ना करें। अगर आप पार्ट A यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स, पार्ट B यानी इंडियन इकोनॉमी,
मैक्रो इकोनॉमिक्स में 17 क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी में 17 क्वेश्चन, कुल मिलाकर मैक्रो इकोनॉमिक्स में 34 क्वेश्चंस आते हैं। अब इन 34 क्वेश्चंस के अंदर बच्चे को सबसे पहले क्वेश्चन 6 मार्कर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। 6 मार्कर से फिर वो 4 मार्कर पे है, 3 मार्कर पे, और लास्ट में वो MCQs पे है। अगर वो किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम उसको आ रहा है कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता और मैं बाद में इसको लास्ट में करूँगा, तो 1-2 क्वेश्चंस को ऐसे जंप कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन नंबर 1 पहले कर लिया, फिर 34 कर लिया, फिर 28 कर लिया। तो ऐसे जो चेकर है वो इरिटेट होता है चेक करने में, इससे भी मार्क्स करते हैं इस वक्त, मैंने देखा ये। प्लस अगर आपका एक क्वेश्चन एक पेज पर आ गया है 4 मार्कर, तो आप उसके नीचे अगर 4-5 लाइनें बची हैं तो आप उसको यूज़ ना करें, आप नेक्स्ट पेज का यूज़ करें। तीसरा, बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन की नंबरिंग ठीक नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 उस पर 22 लिख कर चले गए। हालांकि एक्सटर्नल जो उसका बोर्ड एग्जाम चेक करेगा, कॉपी चेक करेगा, वो उसको मार्क्स तो देगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मार्क्स कटने के चांस उसके उस कंडीशन में बढ़ जाते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट, थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर जाता है। तो बच्चा एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करे, और प्लस जो क्वेश्चंस उसको अच्छे से आते हैं पहले उनको अटेम्प्ट करे, और जो उसको बहुत कम आते हैं उसको बिल्कुल लास्ट में जाकर अटेम्प्ट करे। अच्छा मनीष सर, एक चीज़ बताइए, जैसे जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, हम मानते हैं जो 90% प्लस के स्टूडेंट्स हैं वो टॉपर्स कैटेगरी में आ जाते हैं, बट जो एक बच्चा एवरेज स्टूडेंट्स होता है वो भी आज के दिन में 70-80 मार्क्स ले आता है। अब ये 80 और 90 नंबर के बीच में 10 नंबर का गैप है। तो जो एवरेज स्टूडेंट है ऐसा क्या करे, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे ये 10 नंबर का फ़र्क जो है वो बच्चे क्लियर कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, और एवरेज स्टूडेंट भी टॉपर की कैटेगरी में आ सकते हैं? सर, जैसे कि भी आपने बोला कि आज 12 मार्च हो गया और 18 मार्च को इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है। अब इन डेज़ के अंदर बच्चे को एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि मुझे किन किन टॉपिक्स को स्किप करना है, मतलब छोड़ना है, और किन को मेरे को ठीक से पढ़ना है। उसके लिए दोबारा से मैं भी बोलूँगा कि उसको PYQ की हेल्प लेनी पड़ेगी। हर चैप्टर के PYQ के अंदर जाकर उसको ये पता लग जाएगा। जैसे मैं आपको 2-3 टॉपिक्स बताता हूँ। बैंकिंग चैप्टर के अंदर फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, 4 फंक्शन है सेंट्रल बैंक के, उन 4 में से कोई एक फंक्शन सेंट्रल बैंक का 4 मार्क्स में 101% आएगा सर। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 के अंदर अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर डेरिवेशन ऑफ कंजप्शन कर्व और डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व 6 मार्क्स का CBSE का फिक्स क्वेश्चन है सर। इसी तरीके से चैप्टर बैंकिंग के अंदर ही प्रोसेस ऑफ मनी मल्टीप्लायर, ये 4 मार्क्स का CBSE का फिक्स क्वेश्चन है। और जो टॉपिक्स अभी मैंने आपको बताया, आप इसको PYQ में भी देखेंगे तो बैंकिंग चैप्टर के अंदर सेंट्रल बैंक के फंक्शंस की आने की फ्रीक्वेंसी पिछले 10 साल में 10 ही बार ये क्वेश्चन आए। तो CBSE के भी अपने कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस हैं जिनको वो 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर में रोटेट करता रहता है। तो मैंने बोला अभी बच्चा एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाए कि मुझे किन किन टॉपिक्स को अभी स्किप करना है और किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। जो टॉपिक्स उसको अच्छे से आते हैं उनको बार बार रिवाइज ना करे, जो टॉपिक्स थोड़े कम आते हैं उनको अच्छे से रिवाइज करे, और जो टॉपिक्स CBSE में सबसे ज़्यादा आते हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार करें। जी जी जी। अच्छा सर, जो स्टूडेंट्स अभी भी घबराए हुए हैं, ठीक है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? सर, मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपने जो अभी तक पढ़ाई करी है आप उसके बाहर जाकर अभी कुछ ना पढ़ें। जो आपने पढ़ाई की है वो बहुत अच्छी पढ़ाई है, और जिन जिन क्वेश्चंस को, जिन जिन टॉपिक्स को आपने तैयार किया है, आप उन्हीं टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करें। और आपके पास क्योंकि वो लिमिटेड टॉपिक्स है, क्योंकि अभी सर ने बोला कि अगर जो बच्चे भी घबराए हुए हैं तो एक बार वो उन क्वेश्चंस को लिख कर देख लें। लिख कर देखने से उनको ये आइडिया हो जाएगा कि मैं 4 मार्कर का अगर क्वेश्चन आया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं केवल 4 ही लाइन के अंदर लिख पा रहा हूँ। तो कम से कम इतना कंटेंट, इतना वैल्यूएबल कंटेंट वो अपने एग्जाम के कॉपी के अंदर लिख सकें कि सामने वाला यानी कि जो एक्सटर्नल है वो उसके आंसर शीट को चेक करते टाइम पर उसको पूरे मार्क्स दे सके। तो लिख कर देखना एक अच्छा सॉल्यूशन देगा ऐसे बच्चों के लिए जो अभी घबरा रहे हैं कि हाँ मेरा एग्ज़ाम कैसे जाएगा। जी 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 सर, लास्ट में बताइए कि इकोनॉमिक्स के लिए, आपके सब्जेक्ट्स के लिए जिन बच्चों का एग्ज़ाम है 18 मार्च को, 3 गोल्डन टिप्स आप उन्हें क्या देना चाहेंगे? सर, मेरी तरफ से उन बच्चों के लिए 3 टिप्स यही हैं कि जब भी उनको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वो क्वेश्चन पेपर को जब खोल के देखेंगे तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को टिक मार्क करेंगे कि जो उनको क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं उनको मैं पहले अटैम्प्ट करूँगा, नंबर 1। दूसरे नंबर पर PYQ को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। PYQ की हेल्प से आपको पता लगेगा कि मुझे क्या स्किप करना है एग्जाम के लिए और क्या मेरे को पकड़ना है, यानी कि क्या मेरे को याद करके जाना है अच्छे से। और नंबर 3 कि आंसर को स्टेप मार्किंग में बार बार बोल रहा हूँ, स्टेप्स में लिखने की कोशिश करें, पैराग्राफ ना बनाएं, पूरा ऐसे टाइप में ना लिखें। क्योंकि मैंने भी बोला कि मैंने 5 कॉपियाँ CBSE की चेक करी, वो एज ए डेमो CBSE ने हमको प्रोवाइड करी थी और कंप्यूटर पर, स्क्रीन पर हमने वो चेक करी थी। तो उसमें 6 मार्कर क्वेश्चन है, तो आप ये कोशिश करें कि उस क्वेश्चन का आंसर 6 स्टेप्स में ही जाए। अगर 4 मार्कर है तो 4 स्टेप्स में आंसर जाए, 3 मार्कर है तो 3 स्टेप्स में जाए। MCQ तो खैर 1 नंबर का क्वेश्चन हो तो उस स्टेप्स उसमें है नहीं। तो स्टेप मार्किंग
यानी कि आप आंसर अपना स्टेप्स में ही देने की कोशिश करेंगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटने वाले हैं। लास्ट में मनीष सर, AKG क्लासेस एकेडमी के स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो फाइनल मैसेज होगा? सर मैंने यही मैसेज देना है इनको कि आपको जो भी AKG क्लासेस की तरफ से नोट्स अवेलेबल कराए गए हैं वो एकदम बेस्ट नोट्स हैं। आप उन नोट्स की हेल्प से अगर पढ़कर जाएंगे तो मैं इस बात को बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 95+ मार्क्स ही आएंगे, उससे कम आने का कोई चांस ही नहीं है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है सर। इसके अलावा और कुछ बोलना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स के लिए? बस सर एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट और अच्छे से पढ़ाई करें, और जो भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक के अंदर तो PYQ के अंदर या सैम्पल पेपर के अंदर तो पहले उसको बुक में से पढ़ें, दोस्त के द्वारा या किसी नेबर के द्वारा, किसी रिलेटिव के द्वारा बताई गई किसी भी बुक को इस टाइम पर फॉलो ना करें। जो आपने पढ़ रखा है वो सफिशिएंट है, बस उसी को बार बार रिवाइज करें, और ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ज़्यादा टेंशन है तो आप उसको लिख कर बार बार देखें। थैंक यू मनीष सर आज के पॉडकास्ट में आने के लिए। और बच्चों, आपको ये पॉडकास्ट मैं आपको बता दूं इकोनॉमिक्स की तैयारी को और उसके मार्क्स को पूरी तरीके से बदल देगा। उसके अलावा अगर आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पर CUT के बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं, आप उसके लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट में किसी भी तरह कोई भी डाउट है तो आप उसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों। थैंक यू।